देखो, जो स्टूडेंट्स नए हैं वो अभी तो मैं जहाँ से मैंने छोड़ा है वहीं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। और जो बचा हुआ है उसको बाद में, अभी तो आप लोग घर पे जाकर के आपके ऑनलाइन जो ऐप है उस ऐप पे घर जाकर के एक बार देख लेना। और फिर उसके बाद में, क्योंकि अभी आपकी 3-4 घंटे की क्लास निकल चुकी है और 3-4 घंटे में वापस पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारे आधे स्टूडेंट ऐसे हैं वो दोबारा उस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। दूसरी बात ये, पढ़ेंगे भी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैं बार बार रिपीट करता रहूँ। तो आप लोगों को अभी ऐप पे देख लेना, बाद में जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में कोई नया बैच स्टार्ट होगा, उसमें स्टार्टिंग वाली क्लासों में आपको ऐड करवा दूंगा। मैंने सर को कह दिया है, ठीक है ना। 2-3 घंटे की क्लासेज आपकी निकली है, ज़्यादा नहीं है, सब समझ में आएगा, मैं समझा दूंगा, है ना। समझ में नहीं आया मुझे पूछ लेना, ठीक है। देखो बेटा, मैंने आप लोगों को प्रकृति की बात कर रहा था। अब ध्यान से सुनना, कुछ लोग नए भी हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा उन नयों के हिसाब से भी चलूंगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी थोड़ा सा लेके चलूंगा, तो उसको समझने की कोशिश करना। आपके प्रकृति नया टॉपिक है, केवल अभी तक एक टॉपिक में हमने पढ़ाया है पूरा लोक प्रशासन का अर्थ, वो 2 घंटे की क्लास है, वो अलग से आपको मिल जाएगी। प्रकृति की बात मैं कर रहा था और प्रकृति में जो मैंने पढ़ा दिया है, ये वाला पार्ट आपको पढ़ा दिया था दृष्टिकोण के आधार पे, इसको मैं वापस से रिपीट करा देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है, ताकि आप लोगों को नया टॉपिक से ही पढ़ने को मिल जाएगा, सब लोगों को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि प्रकृति का मतलब क्या होता है। प्रकृति का मतलब क्या होता है? स्वभाव। क्या होता है? स्वभाव। जैसे एक इंसान का या जानवर का स्वभाव होता है, वैसे ही हर एक सब्जेक्ट का भी अपना एक स्वभाव होता है। स्वभाव का मतलब होता है कि वो कठोर स्वभाव का है या विनम्र स्वभाव का है। बात समझ में आ रही है? कठोर स्वभाव का है या विनम्र स्वभाव का है, ये दोनों बातें हमको चेक करनी है। जैसे आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि मैं कठोर स्वभाव का हूँ, गुस्सैल प्रकृति का हूँ, या मैं लचीली प्रकृति का, विनम्र प्रकृति का हूँ, कैसा हूँ, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि मैं कैसा व्यवहार करता हूँ, मैं कैसे क्रियाकलाप करता हूँ। मेरी एक्टिविटीज के आधार पे, मेरे व्यवहार के आधार पे, मेरे क्रियाकलापों के आधार पे आप लोग मेरे स्वभाव का पता लगा सकते हैं। ऐसे ही जैसे आप मेरे स्वभाव का पता मेरी गतिविधियों से, मेरी क्रियाकलापों से लगाते हैं, वैसे ही आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रकृति का या स्वभाव का पता उसकी क्रियाकलाप और उसकी गतिविधियों से लगा सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि लोक प्रशासन के स्वभाव को समझना है। प्रकृति का मतलब स्वभाव। स्वभाव को समझने के 2 आधार हैं, एक तो दृष्टिकोण के आधार पर, दूसरा है विषय के रूप में। विषय के रूप में हमको बात करनी है, यहां तक की बात मैं कर चुका था, लेकिन वापस से बता रहा हूँ, वापस से जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता रहा हूँ। यहाँ से बिल्कुल समझ में आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ से नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आएगा। तो दृष्टिकोण के आधार पर मैंने बताया था कि दृष्टिकोण जो हैं, यहाँ प्रकृति को समझने के संबंध में 3 दृष्टिकोण है। कितने दृष्टिकोण है? 3 दृष्टिकोण है। सबसे पहला दृष्टिकोण इसमें है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। कौन सा है? प्रबंधकीय दृष्टिकोण। प्रबंधकीय दृष्टिकोण। दूसरे दृष्टिकोण का नाम क्या बताया था मैंने? एकीकृत दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण, जिसको हम समग्र दृष्टिकोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समग्र दृष्टिकोण भी कहते हैं। तीसरा था आधुनिक दृष्टिकोण। कौन सा था? आधुनिक दृष्टिकोण। प्रबंधकीय दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। आप लोगों को मैंने क्लास जब स्टार्ट की थी, फर्स्ट डे जो मैंने सिलेबस डिस्कशन किया था, उस समय एक बात बताई थी कि ये क्या बनाया मैंने? संगठन। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझा दूं कि जब जब मैं ऐसी संरचना बनाऊं, त्रिभुज बनाऊं आपके सामने, तो आप इसको त्रिभुज नहीं माने, इसको संगठन माने। क्योंकि किसी भी संगठन की जो संरचना होती है वो इसी तरह की होती है। संगठन में बहुत सारे पदाधिकारी होते हैं, बहुत सारे पोस्ट होते हैं, इन पोस्टों पर पदाधिकारी काम करते हैं। मैं शॉर्ट में फिर से बता रहा हूं आप लोगों को।
जैसे जैसे संगठन में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं पदों की संख्या बढ़ती जाती है, और नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो पदों की संख्या घटती जाती है। ये गोल गोल जो मैंने बनाए हैं ये पद हैं। इन पदों पर पदाधिकारी काम करते हैं। हम तुम जैसे जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, नौकरी में चले जाओगे, तो आप विभिन्न सरकारी पदों पर चले जाओगे। तो सरकारी डिपार्टमेंट भी अपने आप में एक संगठन है, और प्राइवेट संगठन जो होते हैं वो भी अपने आप में एक संगठन होता है। संगठन सरकारी हो चाहे निजी हो, दोनों ही प्रकार के संगठनों की संरचना ऐसी ही होती है। आप ध्यान रखिएगा कि जो ये संगठन है नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं तो पदों की संख्या घटती जाती है, लेकिन पावर की मात्रा बढ़ती है। मान लीजिए हमारे राजस्थान का पुलिस प्रशासन है, क्या है? पुलिस प्रशासन है। तो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, मतलब हेड कांस्टेबल से ऊपर हेड कांस्टेबल के ऊपर एसआई, एसआई के ऊपर एसआई, एसआई के ऊपर सीआई, सीआई के ऊपर डीवाईएसपी, डीवाईएसपी के ऊपर एडिशनल एसपी, उसके बाद एसपी, उसके ऊपर कौन होता है? डीआईजी, फिर कौन होता है? आईजी, आईजी के ऊपर एडीजीपी, और फिर डीजीपी। सबसे टॉप लेवल पे एक ही होता है पूरे देश का, पूरे राज्य का, राज्य की पुलिस का। तो सबसे ज्यादा पावरफुल डीजी होता है, जिसे पुलिस महानिदेशक कहते हैं। और ये माना कि कांस्टेबल है तो कांस्टेबलों की संख्या बहुत ज्यादा है और डीजी की संख्या एक है। कांस्टेबलों के पास पावर बहुत कम है और डीजी के पास सर्वाधिक पावर। बात समझ में आ गई? तो संगठन की संरचना इस तरह की मैंने इसलिए बनाई है, इसी संरचना को हम पद सोपानिक संरचना कहते हैं। लोक प्रशासन की भाषा में इसको हम क्या कहते हैं? पद सोपानिक संरचना। पद सोपानिक संरचना मतलब ये सोपान है, ये सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों पर ये पद बने हुए हैं गोल गोल। तो पदों की इन सोपानों पर जो व्यवस्था होती है, इसको मोटे तौर पर भी यही समझ लें। वैसे पद सोपान हमारा एक सिद्धांत है, उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपके सिलेबस में भी है। जब संगठन के सिद्धांत पढ़ेंगे हम, तब मैं आपको डिटेल में उस टॉपिक को पढ़ाऊंगा, तब इसके बारे में और भी बात करेंगे। तो कोई भी संगठन होते हैं, दुनिया के 99% संगठनों की संरचना ऐसी होती है। 99% बोल रहा हूं मैं, 1-2% ही हैं जो कि थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इसी तरह की अधिकांश संगठनों की संरचना ऐसी ही होती है। तो यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब भी मैं ये डायग्राम बनाऊं, आप समझ जाना मैं किसी संगठन की बात कर रहा हूं। मैंने आपको ये बताया था कि ऊपर के लेवल पे जो लोग काम करते हैं, ये ऊपर के लेवल के पदाधिकारी हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं? अधिकारी कहते हैं। अधिकारी कहते हैं या प्रबंधक कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में इनको प्रबंधक कह देते हैं। ये तो बताया था मैंने। प्रबंधकों के द्वारा या मैनेजर, इंग्लिश में मैनेजर बोलते हैं, इनको इंग्लिश में ऑफिसर बोलते हैं। अधिकारी या प्रबंधक, अधिकारियों या प्रबंधकों के द्वारा हायर लेवल पर, उच्च लेवल पर जो गतिविधियां की जाती हैं, उनको हम कहते हैं प्रबंधकीय गतिविधियां। क्या कहते हैं? प्रबंधकीय गतिविधियां। ठीक है, प्रबंधकीय गतिविधियां कहते हैं। और निचले लेवल पर जो गतिविधियां की जाती हैं वो कौन सी होती हैं? इनको तो कहते हैं कर्मचारी। निचले लेवल के पदाधिकारियों को क्या कहेंगे हम? कर्मचारी। और कर्मचारियों के द्वारा जो काम किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम लोग? कार्यकारी गतिविधियां। ऊपर वाले जो आदेश देते हैं उन्हीं को नीचे वाले लागू करते हैं। ऊपर वाले अधिकारी जो आदेश देते हैं उसी को नीचे वाले लागू करते हैं। तो इनका काम क्या है? इनका दिमाग लगाने का काम ज्यादा नहीं है, दिमाग ऊपर वाले लगाते हैं। क्या काम करवाना है नीचे वालों से, ये ऊपर वाले आदेश निर्देश देते हैं, और नीचे वाले तो ऊपर वालों के आदेशों का पालन करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं। इसलिए इनकी गतिविधियों को क्या कहेंगे? क्रियान्वयन गतिविधियां या कार्यकारी गतिविधियां कहते हैं। फर्स्ट ग्रेड तक के अधिकारी जो होते हैं वो सारे के सारे ऑफिसर कहलाते हैं, और सेकंड ग्रेड और उससे नीचे के जो होते हैं वो सब क्या है? कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं। समझ में आ गई बात? यहां पर ऊपर के लेवल पे प्रबंधकों द्वारा जो क्रियाकलाप या गतिविधियां की जाती हैं वो क्या है? प्रबंधकीय गतिविधियां। और निचले लेवल पे कार्यकारी गतिविधियां। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई क्या? नए स्टूडेंट्स, पुरानों को तो समझ में आ गई मुझे पता है, क्योंकि उनको तो बहुत डिटेल से करा दिया।
नए स्टूडेंट्स को भी ये बात समझ में आ गई? ऐसी संरचना आ गई तो आप समझ जाना ये संगठन है। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि ऊपर के लेवल पर कौन काम करते हैं? अधिकारी। और प्राइवेट संगठनों में क्या बोलते हैं उनको? प्रबंधक बोलते हैं, मैनेजर बोलते हैं। मैनेजर या अधिकारियों के द्वारा कौन सी गतिविधियां की जाती हैं? जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं, जैसे प्लान करना, पूरे संगठन के लिए प्लानिंग करना, संगठन में कौन कौन कर्मचारी भर्ती होंगे ये भी डिसाइड ऊपर वाले करते हैं। नीचे वाले कर्मचारियों को क्या आदेश देना है, क्या रिपोर्ट मंगवानी है, कब मंगवानी है, क्या क्या संसाधन उपलब्ध करवाने हैं, ये सारी चीजें जो है ऊपर वाले डिसाइड करते हैं। तो ये सारी गतिविधियां संगठन के लिए नियम कानून बनाना, संगठन के लिए प्लानिंग करना, संगठन के लिए आदेश निर्देश जारी करना, ये सारी गतिविधियां क्या कहलाती हैं? प्रबंधकीय गतिविधियां कहलाती हैं। और निचले लेवल के लोग जो नीचे ऊपर वाले आदेश दे रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनको लागू कर रहे हैं, उनको क्या कहते हैं? कार्यकारी गतिविधियां कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्यकारी गतिविधियां बोलते हैं। बेटा यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई, सबको क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट? अब हम बात करेंगे, अब आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा कि जो हमको प्रकृति समझनी है, किसकी प्रकृति समझनी है? लोक प्रशासन की। किसकी प्रकृति समझनी है? लोक प्रशासन की प्रकृति समझनी है। तो लोक प्रशासन की प्रकृति को समझने के बहुत सारे दृष्टिकोण हैं। अलग अलग विचारकों के दृष्टिकोण अलग अलग हैं। दृष्टिकोण का मतलब यहाँ सीधे शब्दों में समझ लिए नजरिया। क्या है? नजरिया। किसी चीज को देखने का, समझने का नजरिया। तो नजरिया सबका अलग अलग है, उनके नाम दे दिए। कुछ विचारक ऐसे हैं जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण अपनाते हैं। प्रकृति को समझना है तो उसके लिए क्या कहते हैं? वो प्रबंधकीय दृष्टिकोण अपनाते हैं। प्रबंधकीय दृष्टिकोण क्या है? प्रबंधकीय नजरिया क्या है? प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहता है कि अगर संगठन की प्रकृति को समझना है, अगर इस पूरे संगठन के स्वभाव को समझना है, प्रशासन को देखो, प्रशासन, लोक प्रशासन जो काम करता है ना, प्रशासन होता क्या है? एक बात और बता देता हूं आप लोगों को, मैं प्रशासन यूज करूं चाहे संगठन यूज करूं, दोनों का मतलब अभी एक ही समझना है आपको। उसका कारण है क्योंकि किसी संगठन में ऊपर से लेके नीचे तक जो भी कामकाज किया जाता है वही सब क्या है? प्रशासन है। वही सब क्या है? प्रशासन। समझ में आई बात? संगठन में ऊपर से लेके नीचे तक जो भी गतिविधियां हैं, उन सभी गतिविधियों को हम क्या कहते हैं? प्रशासन कहते हैं। तो प्रशासन संगठन के अंदर काम करता है, संगठन के माध्यम से काम करता है। इसलिए संगठन कहूं चाहे प्रशासन कहूं, मतलब एक ही है। अभी इतना सा समझ ले, जब हम लोगों को डिफरेंस करना होता है, जब मैं आरएस की क्लास लेता हूं, आरएस आईएएस की क्लासेज लेता हूं, तो उसके सिलेबस में संगठन, प्रशासन और प्रबंधन, इन तीनों में अंतर है। टॉपिक अलग अलग दे रखे हैं, तो वहां इन पर बहुत डिटेल में, बहुत लंबी क्लासेज होती है, इनमें बहुत बारीकियां हैं, इनमें चेंज डिफरेंस बताता हूं। लेकिन अभी आपको इसके अंदर नहीं जाना है, गहराई में नहीं जाना है, ठीक है? तो यहां पर जो है ये संगठन कहूं या प्रशासन कहूं, एक ही बात है, आप समझ जाना, मैं एक ही बात कर रहा हूं। अगर आपको प्रशासन की प्रकृति समझनी है, क्या समझनी है? प्रशासन की प्रकृति समझनी है, तो आपको प्रबंधकीय गतिविधियों का अध्ययन करना चाहिए। कौन सी गतिविधियों का? प्रबंधकीय गतिविधि। ऐसा कौन कहते हैं? प्रबंधकीय दृष्टिकोण को मानने वाले विचारक कहते हैं। जो विचारक ये वाला नजरिया अपनाते हैं वो कहते हैं कि भैया संगठन की ऊपर से लेके नीचे तक की सभी गतिविधियों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ऊपर के लेवल की जो महत्वपूर्ण गतिविधियां। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले जैसा कहते हैं वैसा ही तो नीचे वाले करते हैं, तो इनकी गतिविधियों का क्या अध्ययन करना? इनका अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप उच्च लेवल की गतिविधियों का अध्ययन कर लो, प्रबंधकीय गतिविधियों का अध्ययन कर लो, आपको लोक प्रशासन की प्रकृति समझ में आ जाएगी। इट इज क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? प्रबंधकीय दृष्टिकोण को मानने वाले विचारक साइमन, स्मिथबर्ग और थॉमसन। मैंने लिखा दिया, आप लोगों को बाद में मिल जाएगा ये सब कुछ। प्रिंटेड नोट्स भी आप लोगों के जो ऐप है ना, ऐप का एक्सेस सबको मिल जाएगा, उस पर प्रिंटेड नोट्स भी पड़ा है, वहां से भी आप कॉपी कर सकते हैं, पड़ोसी से कर सकते हैं। बाकी नए बैच में मैं लिखवा दूंगा अलग से, है ना। तो ये मैंने लिखवा दिया, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूं। दूसरा है एकीकृत दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण क्या कहता है? एकीकृत दृष्टिकोण को मानने वाले जो विचारक है वो कहते हैं कि भैया
प्रशासन की एक्चुअल प्रकृति समझनी है आपको, लोक प्रशासन की एक्चुअल प्रकृति, वास्तविक प्रकृति समझनी है, स्वभाव को समझना है ढंग से, तो आप लोगों को केवल ऊपर के लेवल की गतिविधियों का अध्ययन करने से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को ऊपर के लेवल की गतिविधियों का अध्ययन करना पड़ेगा, आप लोगों को मिडिल लेवल की जो तकनीकी गतिविधियां उनका भी अध्ययन करना पड़ेगा, आप लोगों को बाबुओं की जो लिपिक होते हैं, क्लर्क काम करते हैं, एलडीसी यूडीसी, उनकी गतिविधियों का भी अध्ययन करना पड़ेगा, और आपको जो फोर्थ क्लास होता है, चपरासी होता है, उसकी गतिविधियों का भी अध्ययन करना पड़ेगा। आपको ओवरऑल सभी की गतिविधियों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो सभी की गतिविधियों का अध्ययन करना मतलब एकीकृत दृष्टिकोण क्या कहता है कि ऊपर से लेके नीचे तक, टॉप से लेके बॉटम तक, चाहे कोई भी हो। इस इंस्टीट्यूट है आपका कलाम इंस्टीट्यूट के मालिक यहाँ हैं। इन मालिकों की गतिविधियों का अध्ययन करने से ही आपको कलाम की प्रकृति के बारे में पता नहीं लगेगा, आपको इस संगठन के स्वभाव का पता लगाना, इसकी प्रकृति का पता लगाना है। तो आपको जो मेरे साथ बेचारे हेल्पर आए थे, जो मुझे बताने आए थे कि सर आज क्लास आपकी यहाँ पर है, तो उन लोगों की गतिविधियों का भी अध्ययन करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ यहाँ के साफ सफाई करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी भी गतिविधियों का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि इस संगठन की सफलता असफलता में इन सबका योगदान है। समझ में आ गई बात? तो एकीकृत दृष्टिकोण वाले क्या कहते हैं कि प्रकृति को समझना है तो सभी की गतिविधियों का अध्ययन करना पड़ेगा। इट इज क्लियर? ये तकनीकी गतिविधियां, लिपिकीय गतिविधियां और जो फोर्थ क्लास की गतिविधियां, जिनको मैनुअल संबंधी गतिविधियां या दस्ती गतिविधियां कहते हैं, ये गतिविधियों को ही हम कार्यकारी गतिविधियां कहते हैं, जो मैंने यहां लिखी थी अभी। क्या कहते हैं? कार्यकारी गतिविधियां कहते हैं। एक बात और यहाँ पे, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात कहता है आधुनिक दृष्टिकोण। इसको मानने वाले विचारक कौन थे? एल.डी. वाइट और मार्शल डिमॉक। ये दो विचारकों का नाम मेनली आता है। बहुत सी किताबों में एफ.एम. मार्क्स का नाम भी दे रखा होता है, निग्रो भी दे रखा होता है, तो वो कोई टेंशन की बात नहीं है। मेन जो नाम है वो दो ही हैं, एल.डी. वाइट और मार्शल डिमॉक। ठीक है। तीसरी बात आती है, ये तो कह रहे हैं कौन? प्रबंध के दृष्टिकोण कह रहे हैं कि प्रकृति आपको समझ में आ जाएगी, केवल प्रबंध की गतिविधियों का अध्ययन कर लो तब प्रकृति समझ में आ जाएगी। ये कहते हैं कौन? एकीकृत दृष्टिकोण वाले, नहीं, सभी गतिविधियों का अध्ययन करो तब प्रकृति समझ में आएगी। अभी लड़ाई चल रही है इनमें समझाने के लिए। और तीसरी दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण, कहता है कि भैया सभी गतिविधियों का तो अध्ययन करना ही पड़ेगा, लेकिन अध्ययन जो है, गतिविधियों का अध्ययन करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको जो अध्ययन करना पड़ेगा, वो अध्ययन जो है, आपको जो अध्ययन करना पड़ेगा यहाँ पर, वो अध्ययन आपको किसका करना पड़ेगा? परिस्थिति सापेक्ष अध्ययन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परिस्थिति सापेक्ष यहाँ पे अध्ययन करना पड़ेगा। एक मिनट। आधुनिक दृष्टिकोण क्या कहता है? आधुनिक दृष्टिकोण कहता है, सुनिए, प्रकृति का पता सही से लगाना है, बिल्कुल एग्जैक्ट पता लगाना है, तो भैया गतिविधियों से ही पता नहीं लगेगा। गतिविधियों का अध्ययन परिस्थिति सापेक्ष करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परिस्थिति सापेक्ष। अभी तो मैं बढ़िया मूड में लग रहा हूं आपको, है ना, मेरा स्वभाव तुमको देख के लगेगा यार बढ़िया आदमी है, यार ये बड़ा विनम्र आदमी है। और अभी माना कि कोई मेरे को छोटी सी बात पूछ ले और थोड़ा सा मुझे इरिटेट कर दे, और फिर देखना मेरा स्वभाव, परिस्थिति बदल गई ना। विपरीत परिस्थितियों में मेरा स्वभाव कैसा रहता है, सामान्य परिस्थितियों में मेरा स्वभाव कैसा रहता है, जब कोई मेरे काम मेरे अकॉर्डिंग नहीं होते हैं तब कैसा रहता है, मेरे काम मेरे अकॉर्डिंग हो जाती है सब चीजें तब कैसा रहता है। मतलब एक ही व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह का होता है। तो ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का व्यवहार भी आपको परिस्थिति सापेक्ष अध्ययन करना पड़ेगा कि किस परिस्थिति में क्या प्रभाव पड़ता है। इसका अध्ययन करने की बात कौन सा दृष्टिकोण कहता है? आधुनिक दृष्टिकोण कहता है। लास्ट क्लास तक मैंने ये बातें बताई थी। पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को याद होगा यही पढ़ाया था। इसके समर्थक विचारक जॉन पीटर, ग्लेडन और डिमॉक वगैरह ये नाम बताई थी मैंने। तो ये बातें मैंने आपको लास्ट टाइम कर ली थी। अब अपन नई बात करते हैं। नए स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? अब तो ये बात तो समझ में आ रही है
इससे पहले और कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, एक अर्थ बताया था, अर्थ बहुत आसान सा सिंपल टॉपिक है, उसको करवा देंगे आपको। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं प्रशासन की प्रकृति। क्या आप अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसके इस आधार पर ये बता सकते हैं क्या कि प्रकृति कैसी है, लचीली है या कठोर है? बता सकते हैं क्या? क्योंकि प्रकृति बताई नहीं अभी तो लड़ाई ये चल रही है कि कौन कौन सी गतिविधियों का अध्ययन किया जाए। प्रकृति का पता लगाने के लिए कौन कौन सी गतिविधियों का अध्ययन किया जाए, इसी को लेके विभिन्न विचारकों में लड़ाई है। विभिन्न विचारक आपस में अलग अलग मतभेद रखते हैं। कोई कहता है कि प्रबंध के दृष्टिकोण अपना लो, कोई कहता है एकीकृत दृष्टिकोण अपना लो, कोई कहता है आधुनिक दृष्टिकोण अपना लो। हर कोई अपने अपने हिसाब से दृष्टिकोण अपनाने की बात कर रहा है। लोक प्रशासन नरम स्वभाव का है या कठोर स्वभाव का है ये नहीं पता किसी को। अब हम यहाँ पे देखेंगे विषय के रूप में कि लोक प्रशासन अगर नरम स्वभाव का है तो नरम स्वभाव का है तो वो कौन सी श्रेणी में आएगा? आर्ट्स के सब्जेक्ट में आएगा। आर्ट के सब्जेक्ट में कला के रूप में जाना जाएगा। और अगर वो कठोर स्वभाव का है तो वो कौन सी श्रेणी में आएगा? विज्ञान की श्रेणी में आएगा। आप सोचोगे कि सर ऐसा कैसे? भैया जो आदमी सिद्धांतवादी होता है, अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहता है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा सिद्धांतवादी और सिद्धांतों पर अड़िग रहता है वो कैसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों से नहीं हिलता, तो उसको हम कहते हैं अब बड़ा सिद्धांतवादी, बड़े कठोर स्वभाव का, इसमें लचीलापन है ही नहीं, अपने सिद्धांतों से हिलता ही नहीं है। तो विज्ञान विषय के भी सिद्धांत कठोर होते हैं, सार्वभौमिक रूप से, अनिवार्य रूप से सभी जगह लागू होते हैं, कठोरता के साथ लागू होते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति है जो कि सिद्धांत है तो सही जीवन जीने के, लेकिन उन सिद्धांतों के आजू बाजू भी चला जाता है, सिद्धांतों के साथ समझौता भी कर लेता है। कोई परिस्थिति आई तो सिद्धांतों से हटके भी उसने बात को मान लिया, तो हम क्या कहेंगे? बड़ा लिबरल आदमी है, बड़ा लचीला आदमी है, यही तो कहते हैं हम। तो जिस विषय के सिद्धांत कठोर और अनिवार्य रूप से लागू होते हैं, सभी जगह समान रूप से लागू होते हैं, कठोरता के साथ सार्वभौमिक रूप से जिस विषय के सिद्धांत लागू होते हैं वो विज्ञान की श्रेणी में आते हैं, और जिसमें लचीले सिद्धांत पाए जाते हैं वो कहाँ आते हैं? आर्ट की श्रेणी में आते हैं। यहां हमको पता लगेगा कि लोक प्रशासन लचीला है या कठोर है। अगर लचीला है तो लोक प्रशासन किस श्रेणी में आ जाएगा? कला। और अगर विज्ञान कठोर सिद्धांत हैं तो फिर क्या है? विज्ञान की श्रेणी में आ जाएगा। इस बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा। एक एग्जाम्पल क्या ले रहा हूं? आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, और एग्जाम्पल ये है बेटा कि फिजिक्स, भौतिक शास्त्र आर्ट का सब्जेक्ट है या साइंस का है? साइंस का है। केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र क्या है? साइंस है। क्या है? साइंस है। बायोलॉजी साइंस है। बिल्कुल सही बात है। हमने इनको साइंस क्यों माना? क्योंकि इनके सिद्धांत जो हैं काफी हद तक सार्वभौमिक और अनिवार्य रूप से सभी जगह लागू होते हैं। आज ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, खाना पचाने का जो सिस्टम है, वो आमाशय होता है, आहार नाल होती है ना हमारी, ग्रसिका होती है, जीभ होती है, आहार नाल होती है। अब चाहे आप हिंदुस्तान के नागरिकों का परीक्षण कर लो, चाहे अमेरिका का कर लो, किसी भी जगह किसी भी मनुष्य का कर लो, उसके जो अंदर की संरचना है, भोजन पचाने की जो संरचना है, भोजन की जो आंतरिक संरचना वो सेम ही है, वही हार्मोन्स निकलते हैं, वही चीजें सेम हैं। तो ये चीज सार्वभौमिक रूप से लागू होती है। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन फिजिक्स का।
फिजिक्स में एक नियम है, एक सिद्धांत है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है कि किसी भी वस्तु को ऊपर उछालेंगे, वस्तु नीचे आएगी। आएगी नहीं आएगी? आपने किसी भी वस्तु को आज उछाला, चाहे कल उछाला या अभी उछाला, कभी भी उछाल लो, वस्तु को आपने उछाला, बशर्ते कि वो पलायन वेग से ना उछाली जाए। पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड जो होती है और उससे ऊपर की स्पीड होती है, उसको क्या कहते हैं? पलायन वेग। तो पलायन वेग से नीचे आप किसी भी वस्तु को उछाल लीजिए, वस्तु नीचे ही आएगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। मतलब पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। अब आप इस वस्तु को, कोई बॉल उछाली, आपने कुछ भी सामान उछाला, आपने चाहे इंडिया में उछाल लो, चाहे नॉर्थ उत्तरी ध्रुव पे उछालो, चाहे दक्षिणी ध्रुव पे, चाहे अमेरिका में, चाहे पाकिस्तान में, कहीं उछाल लो, वस्तु नीचे आएगी नहीं आएगी? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय शक्ति होती है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, और यह सिद्धांत, ये नियम सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक रूप से सत्य है। पृथ्वी के किसी भी कोने पर उछाल लीजिए, आपको वस्तु नीचे ही आएगी। बात समझ में आ गई? अच्छा ये बताइए, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। वेरी गुड। न्यूटन ने कैसे की? सब लोगों ने वो किस्सा सुन रखा होगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम, पेड़ के नीचे सो रहा था, अचानक वो एप्पल का पेड़ था, एप्पल टूट के नीचे गिर गया। तो नीचे सोया सोया न्यूटन के माइंड में खुरापात जागी। बोला यार ये टूट के नीचे क्यों गिरा? ये टूट के नीचे क्यों गिरा? ये हवा में क्यों नहीं तैरा? ये ऊपर क्यों नहीं गया? उसके दिमाग में क्वेश्चन आए। अब अगर उस टाइम पे उसने किसी पड़ोसी को या साथ वाले को ये बात कही होगी तो उसने कहा बोला पागल हो गया है। उसने क्या कहा होगा? लोगों ने उसको पागल समझा, बोला नीचे ही आएगा, हमेशा से देखते आ रहे नीचे ही आता है, इसमें कोई क्वेश्चन है क्या? बोला वही तो क्वेश्चन है कि नीचे क्यों आता है। वही तो क्वेश्चन है कि नीचे क्यों आता है। एक्चुअल में क्या होता है कि कभी वैज्ञानिक और फिलोसफर, दार्शनिक, ये वहां से सोचना स्टार्ट करते जहां लोग ना, आम आदमी सोचना बंद कर देता है। ये तीनों लोग जो हैं, दार्शनिक, वैज्ञानिक और कवि, इनकी दिमाग की सोच है ना, वहां से शुरू होती है जहां से लोग सोचना बंद कर देते हैं। वैज्ञानिक भी वही सोचता है। अब आम आदमी उसको पागल समझता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक दार्शनिक था, रास्ते से जा रहा था, एक गाय बैठी थी, कॉलोनी के अंदर बैठी रहती है ना गाय, गाय बैठी थी, और गाय जब बैठी थी तो आधे से रोड पे बैठी थी किसी घर के सामने। घर के सामने एक छोटी सी नाली भी बनी हुई थी, उस नाली में उसकी पूंछ पड़ी हुई थी। अब वो दार्शनिक जो है जाकर के वहां रुक गया और गाय को देखने लगा। उसको काफी देर हो गई देखते देखते। एक दूसरा व्यक्ति राह चलता हुआ वो भी आया। उसने सोचा कि ये क्या हो रहा है, क्या देख रहा है, जिंदी है मरी है? गाय जिंदी थी। उसने पूछा भाई साहब क्या देख रहे हो आप? उसने कहा चुप हो जाओ, मुझे सोचने दो। उसको देख के वो खड़ा हो गया, चला गया या रुक गया। फिर दूसरा एक और आया, उसने देखा भाई साहब क्या देख रहे हो, क्यों खड़े हो? काफी देर से देख रहा हूं। चुप हो जा, मुझे सोचने दे, समझने दे। ऐसे करके कई लोग आए गए। फिर इतनी देर में ही कोई थर्ड पर्सन और भी देख रहा था आस पड़ोस से, वो भी 2 4 5 लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर के उसको बोला अरे भाई साहब क्या देख रहे हो आप, इतनी देर से खड़े हुए हो, बार बार क्या देख रहे हो? बोला शांत हो जाओ, मुझे सोचने दो।
फिर लास्ट में जब सब लोगों को बहुत देर हो गई, समझ में नहीं आया कि बोला बवाल क्या है यार, तो सब ने उसको झंझोड़ दिया पूरी तरह से और उसको पीटने लगे। तब एकदम से बोला, मुझे क्यों पीट रहे हो भाई, मुझे क्यों पीट रहे हो? बोला, हम तुझे इतनी देर से पूछ रहे हैं, तू इतनी देर से इसको गाय को देखे जा रहा है, गाय जिंदी है बैठी है, तू बार बार इसको देखे जा रहा, हम तुझसे पूछ रहे हैं, जो तुझे कुछ पूछ रहा है उससे कह रहा है चुप हो जाओ, मुझे सोचने दो। तो मैं सही तो कह रहा हूं, तो सोचने दो मुझे, वो सोचने दो। बोला, तू ऐसा क्या सोच रहा है ये बता दे। मैं ये सोच रहा हूं कि इतनी बड़ी गाय इस नाली में से निकल गई तो ये पूंछ अटकी कैसे रह गई। एक्चुअली क्या, वो दार्शनिक था। तो दार्शनिक क्या है कि किसी भी चीज को कहीं से भी सोचना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही न्यूटन ने सोचना स्टार्ट किया, और न्यूटन ने सोचना स्टार्ट किया कि नीचे क्यों गया। और आपको आश्चर्य की बात लगेगी कि उसने एक कल्पना की दिमाग में कि पृथ्वी के अंदर कोई ना कोई ऐसी ताकत है, कोई ना कोई केंद्र बिंदु में ऐसा फोर्स है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। और इस बात की कल्पना को सिद्ध करने के लिए उसने मैथमेटिक्स का सहारा लिया, और मैथमेटिक्स का सहारा लेकर के उसने 20 साल तक इस चीज को सिद्ध करने पे रिसर्च किया। 20 साल लगाए। कितने? 20 साल। और 20 साल की रिसर्च के दौरान न्यूटन ने समाकलन, अपकलन और जो भी फिजिक्स की थ्योरीज है ना, बहुत सारी थ्योरीज दे दी, सिद्धांत दे दिया फिजिक्स के, बहुत सारी नई नई गणितें बता दी उसने पूरा। तो मैं जब किसी जमाने में पीएमटी की तैयारी किया करता था, तो ये कैरियर पॉइंट कोचिंग है, अब तो चल रही है नहीं चल रही पता नहीं, लेकिन उस समय नई कोचिंग थी कोटा में। तो ये 97 की बात है। तो जब मैं वहाँ कोचिंग में गया तो डॉक्टर प्रमोद महेश्वरी जो इस कोचिंग के डायरेक्टर थे, बड़े IITian नया लड़का था, 22-23 साल का लड़का, वो पढ़ाने आया। तो उसने ये किस्सा सुनाया हमें, और उसने एक बात कही कि आप सोचो कि 20 साल के दौरान, इस 20 साल जब वो रिसर्च कर रहा था, इस बात को सिद्ध कर रहा था, उसी टाइम पे अगर न्यूटन मर जाता तो क्या होता? न्यूटन मर जाता तो क्या होता? एक लड़का उद्दंडी टाइप का, हमारे जैसा ही, आप बीच में से खड़ा हुआ, हमारे बीच से खड़ा होकर बोला, सब मैं बताऊं? बोला हाँ बता। बोला, साहब बढ़िया होता कम से कम ये फिजिक्स नहीं पढ़नी पड़ती, ये फिजिक्स नहीं पढ़नी पड़ती। प्रमोद महेश्वरी भी इंटेलिजेंट थे, IITian था, उसने भी क्या शानदार जवाब दिया। बोला, क्या बढ़िया होता? एक पेड़ पे तू होता, दूसरे पेड़ पे मैं होता, दोनों एक दूसरे खी 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 करके दांत दिखा रहे होते। बात समझ में आई क्या? नहीं आई। बात समझ में नहीं आई। बात समझ में इसलिए आएगी क्योंकि अगर ये ग्रेविटेशन का फोर्स इस सिद्धांत को स्थापित नहीं करता, इस फिजिक्स के डेरिवेशंस नहीं देता, डेवलपमेंट नहीं बताता, फिजिक्स का विकास नहीं होता, तो आज ये बड़ी बड़ी मंजिलें, बहुमंजिला इमारतें, बड़ी बड़ी मशीनें, एरोप्लेन, ये सारी की सारी जो भी विकास है ना, भौतिक जगत का जो विकास हुआ है, मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है, इन सिद्धांतों के आधार पर हुआ है। अगर ये सिद्धांत नहीं होता तो मानव सभ्यता का विकास नहीं होता। मनुष्य आज भी उसी आदिम अवस्था में बैठा हुआ बंदर की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर लटक रहा होता। ये था मतलब कहने का। बात समझ में आई मेरी? तो मैं आपको केवल इतनी सी बात बताना चाह रहा हूं कि फिजिक्स के नियम सार्वभौमिक नियम है। ये हर जगह पृथ्वी पे कहीं भी चले जाओ, सब जगह लागू होते हैं। H2 और O2 को मिला लो समान मात्रा में, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिला लो, पानी बनेगा, H2O बन जाएगा, पानी बन जाएगा ना, बन जाएगा। अब चाहे उसको हिंदुस्तान में मिलाओ, चाहे पाकिस्तान में मिलाओ, चाहे अमेरिका में मिलाओ, कहीं भी मिला लो, पानी ही बनेगा। तो सार्वभौमिक नियम है। तो ऐसा विषय जिसमें सार्वभौमिक सिद्धांत पाए जाते हों, जिसके सार्वभौमिक और अनिवार्य रूप से सभी जगह लागू होने वाले सिद्धांत पाए जाते हों, ऐसे विषय को हम किस श्रेणी में रखते हैं? विज्ञान की श्रेणी में। समझ में आ गई? पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, सार्वभौमिक सत्य है कि नहीं है? सार्वभौमिक नियम है। सूर्य हमेशा पूर्व से उदय होता है,
ये भी सही है। ऐसा तो नहीं है कभी कभार पश्चिम से भी उदय हो जाता हो, आज तक कभी हुआ ऐसा? नहीं हुआ ना। इसका मतलब सार्वभौमिक सत्य है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये खगोल शास्त्र के सार्वभौमिक नियम है, अनिवार्य रूप से लागू होने वाले नियम है। इनमें कोई भी अपवाद नहीं है, एक भी अपवाद नहीं मिलता है। ये सारे विषय किस श्रेणी में आएंगे? विज्ञान की श्रेणी में। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, विज्ञान होने के लिए 3 शर्तें होती हैं। पहली शर्त मैंने बताई कि जिसके सिद्धांत सार्वभौमिक और अनिवार्य रूप से लागू होने वाले होने चाहिए। सही है, गलत है? दूसरी बात क्या है कि जिन सार्वभौमिक सिद्धांतों की हम बात कर रहे हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर भविष्य का पूर्वानुमान किया जा सकता हो। भविष्य का पूर्वानुमान, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, इसके आधार पे आप भविष्य का पूर्वानुमान कर सकते हो, नहीं कर सकते? भविष्यवाणी कर सकते हो, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि वस्तु को ऊपर उछालेंगे तो वस्तु नीचे आएगी। अब भविष्यवाणी में कर रहा हूं, आज से 200 साल बाद भी तुम बॉल को ऊपर उछालोगे तो बॉल नीचे ही आएगा। उछाल लेना 200 साल बाद। समझ में आई क्या मेरी बात? मेरी बात समझ में आ रही है ना? कहने का मेरा मतलब यह है कि एक सिद्धांत, उस सिद्धांत के आधार पे भविष्य की गतिविधियों का भी पूर्वानुमान किया जा सकता हो, भविष्यवाणी की जा सकती हो। वस्तु को आज उछाला, आज से 10 साल बाद उछाल लेना, 20 साल बाद उछाल लेना, 500 साल बाद उछाल लेना, वस्तु नीचे ही आएगी। भविष्यवाणी की जा सकती। 2 बातें हो गई। पहली विशेषता क्या? सार्वभौमिक और अनिवार्य रूप से लागू होने वाले सिद्धांत होने चाहिए। दूसरी बात, इन सिद्धांतों के आधार पर भविष्य की गतिविधियों का पूर्वानुमान किया जा सकता हो। तीसरी बात क्या है बेटा? तीसरी बात यह है कि इन सिद्धांतों पर, इन गतिविधियों पर, इन सिद्धांतों पर मानवीय पसंदगी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मानवीय मूल्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मानवीय मूल्य का मतलब होता है पसंदगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम जानते हैं कि वस्तु कोई भी ऊपर से गिरेगी तो वो नीचे ही आएगी, उछालेंगे तो नीचे ही आएगी। भगवान ना करे ऐसा कभी हो किसी के साथ हो, कोई बच्चा छत से गिर रहा है नीचे और आपके मन में आए कि हे भगवान, आज तो मेरी इच्छा ये है कि ये बच्चा गुरुत्वाकर्षण का नियम फेल हो जाए, बच्चा नीचे न गिर करके हवा में ही तैरता रहे। तो हमारी पसंदगी से वो तैर सकता है क्या? तैरेगा क्या? बच्चा नीचे नहीं आएगा क्या? बच्चा नीचे ही आएगा। समझ में आई मेरी बात? मानवीय मूल्यों का, मानवीय पसंदगी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 3 बातें बताई मैंने आपको। एक तो सार्वभौमिक सिद्धांत, सार्वभौमिक एवं अनिवार्य रूप से लागू होने वाले सिद्धांत, ठीक है। दूसरी बात, सिद्धांतों के आधार पर क्या की जा सकती हो? भविष्यवाणी की जा सकती हो, पूर्वानुमान, भविष्य की गतिविधियों का पूर्वानुमान किया जा सकता हो। और तीसरी बात, मानवीय मूल्यों के लिए कोई स्थान नहीं, मानवीय मूल्यों का अभाव होना, मानवीय मूल्यों का अभाव होना, मानवीय पसंदगी का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। इट इज क्लियर? यहां तक की बातें सबको समझ में आई? अगर किसी विषय में ये तीनों बातें मौजूद हैं तो वो विषय प्योर साइंस है। क्या है? प्योर साइंस। प्योर साइंस, नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, कठोर विज्ञान है। वो कठोर रूप से उसको विज्ञान का सब्जेक्ट कहेंगे। अगर हम कठोर विज्ञान की बात करें और इन तीनों सिद्धांतों को लागू करें तो दुनिया में केवल 2 ही विषय ऐसे हैं जो कि प्योर साइंस हैं, जिनको नेचुरल साइंस कह सकते हैं हम। 2 ही विषय हैं। कौन कौन से? एक तो फिजिक्स, भौतिक शास्त्र, और दूसरा खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी। क्या चीज? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जो है, एस्ट्रोनॉमी में आप बताइए भविष्यवाणी कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं।
पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। इसके आधार पे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आज से 200 साल बाद में या 500 साल बाद में या 50 साल बाद में भी पृथ्वी चक्कर लगाएगी, क्योंकि 500 साल पहले, हजारों साल पहले से लगाती आ रही है, आगे भी वहीं लगाएगी चक्कर। सूरज पूरब से उदय होता आया है, आगे भी पूरब से ही उदय होगा, पूरब से ही उदय होगा। ऐसा तो नहीं है। हमारी पसंदगी का इस पर प्रभाव पड़ेगा क्या? पड़ेगा क्या? हम ये सोचें कि यार ये सूरज है, इसके चारों पृथ्वी चक्कर लगा रही है, थक गई होगी। हम चाहें कि यार कभी कभी सूरज देवता तू भी लगा ले इसके चक्कर, इसको आराम कर लें दे, तो हमारी पसंदगी से सूरज चक्कर लगाएगा क्या उसके? नहीं लगाएगा। आप H2 और O2 को मिला के पानी बनाते हैं। केमिस्ट्री की भी बात कर लेता हूं। तीसरे नंबर पे केमिस्ट्री आती है, लेकिन केमिस्ट्री में अपवाद होते हैं, इक्के दुक्के अपवाद मिल जाते हैं, तो उसको उतना नेचुरल साइंस नहीं मानते केमिस्ट्री को जितना भौतिक शास्त्र को, और किसको मानते हैं? खगोल शास्त्र को मानते हैं। उतना रसायन शास्त्र को नहीं मानते, लेकिन फिर भी तुलनात्मक रूप से इनकी तुलना में थोड़ा कम कठोर है। इक्के दुक्के अपवाद मिलते हैं, लेकिन अधिकांश वो भी साइंस की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर जो रसायन शास्त्र है उसके अंदर H2 हाइड्रोजन गैस के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिला करके H2O बना दिया, पानी बन गया। चाहे यहां बना लो चाहे कहीं और बना लो, पानी बनेगा। आज बना लो चाहे कल बना लो चाहे 10 साल बाद बना लो, पानी बनेगा, तय है। मानवीय मूल्यों का प्रभाव पड़ेगा क्या? आप सोचो कि रात के 8 बज गए हैं, सब कुछ व्यवस्था बंद हो गई है, आज के लिए प्लीज तलब मच रही है, पानी की जगह H2 और O2 मिला करके क्या बना लें, दारू बन जाए तो बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी ना। कोई नशेड़ी ये सोचे कि आज के लिए H2 और O2 मिला करके दारू बन जाए पानी बनने की जगह, तो बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। उस पर मानवीय मूल्यों का, मानवीय पसंदगी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ध्यान रखने की बात है आप लोगों को। क्लियर? यहां तक कि ये 3 बातें किसी सब्जेक्ट में हैं, 3 बातें, 3 चीजें अगर किसी सब्जेक्ट में, तो वो क्या है? प्योर साइंस है, नेचुरल साइंस है। लेकिन किसी विषय के साइंस होने की और भी विशेषताएं होती हैं, सेकेंडरी लक्षण भी होते हैं। जैसे कोई विषय है, उस विषय का एक सुनिश्चित विषय क्षेत्र होना चाहिए। जैसे जूलॉजी है, जीव विज्ञान है, तो उसमें जीवित वनस्पति शास्त्र और जो प्राणी शास्त्र है उन सबका अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान के अंदर, बायोलॉजी के अंदर जो जीवित संरचनाएं हैं उनका, बॉटनी वनस्पतियों का अध्ययन, जूलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? प्राणी शास्त्र यानी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, सजीवों का। इसी तरीके से आप देखिएगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट, हर एक साइंस के सब्जेक्ट की एक निश्चित सीमा होती है, विषय क्षेत्र होता है, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं और वो सिद्धांत तार्किक होते हैं। कैसे होते हैं? तार्किक, कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा, यह होने पर वह होता है। मतलब कोई भी घटना होने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कारण होना, तार्किकता इसे कहते हैं। रीजन होता है। रीजन क्या है? बादल होंगे तो ही बरसात होगी। समझ में आ रही है बात? तो तर्क होना चाहिए, तार्किकता होनी चाहिए। वो विषय क्या है? विज्ञान है। विज्ञान के विषय में शोध किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, वैज्ञानिक तकनीकें अपनाई जाती हैं। उसका जो साइंटिफिक तरीके होते हैं, काम को करने के वैज्ञानिक तरीके होते हैं, शोध करने की भी वैज्ञानिक तरीके होते हैं। ये सारी की सारी बातें विज्ञान होने के लिए जरूरी हैं। यहां तक की बातें विज्ञान होने के संबंध में समझ में आई क्या? पॉइंट समझ में आया? अब आपने विज्ञान की बात कर ली, अब हम बात करें थोड़ा सा क्या? कला। कला होने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहली बात तो कला होने के लिए, यहां पर तो विज्ञान होने के लिए कठोर सिद्धांत चाहिए, कठोर रूप से लागू होने वाले सिद्धांत होने चाहिए। यहां पर सिद्धांत तो यहां पे भी हैं, लेकिन ये सिद्धांत उतने कठोर नहीं हैं, कठोर रूप से लागू नहीं होते जितना विज्ञान में होते। ये लचीले सिद्धांत होते हैं।
60-70% लागू होते हैं, कहीं कहीं लागू नहीं भी होते हैं। इनके साथ समझौता भी किया जाता है। आर्ट का विषय कला, कलात्मकता के सिद्धांत होते हैं। जैसे क्रिकेट खेलना भी एक कला है, चित्रकला भी एक कला है, संगीत कला भी एक कला है, मूर्ति कला भी एक कला है। ये सब आर्ट के विषय हैं। राजनीति करना भी अपने आप में एक कला है, पढ़ाना भी अपने आप में एक कला है। समझ में आ रही है मेरी बात? यानी ये कला है और इन प्रत्येक कलाओं के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। इन कलाओं के अपने सिद्धांत होते हैं, लेकिन ये सिद्धांत पूरी तरह से 100% इनको फॉलो करना संभव नहीं है। कहीं कहीं पे बिना सिद्धांतों के भी सक्सेस मिल जाती है। सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ कितने बढ़िया टेक्निकली मजबूत प्लेयर, सुनील गावस्कर कितने बढ़िया, लेकिन आज फटाफट क्रिकेट चल रही है। ये सबके सब फेल है। इनकी तुलना में आज जो टेक्निकली देखा जाए तो अलग अलग तरीके, वीरेंद्र सहवाग भी सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ? हार्दिक पांड्या भी है। आप देख लीजिए, सूर्य कुमार यादव को देख लीजिए, सही है कि नहीं? 360 प्लेयर, कहीं भी बॉल को मार देता है, लेट के भी शॉट मार लेते हैं। तो क्रिकेट में किसी ने सोचा नहीं, मतलब सिद्धांत है। पहले ये कहते थे बल्ला सीधा आना चाहिए, कमेंट्री हम सुनते थे पहले, बहुत पहले, कि ये गलत शॉट, आड़े शॉट से नहीं खेलना चाहिए, सीधे बल्ले से खेलना चाहिए, बॉल में उछाल है, मूव करिए, सीधे बल्ले से खेले। अरे सीधे बल्ले से खेलते तो रन ही नहीं बनेंगे। आजकल सीधे बल्ले से खेलना ही भूल गए लोग। आजकल तो आड़ा तिरछा उल्टा सीधा सब जगह खेलते हैं। जैसे तू बाहर के तरह जैसी बॉल मारेगा पीछे ऊपर जा रही है तो यूं मार देते हैं आजकल, वो भी सक्सेस हो रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आर्ट जो होती है, सिद्धांत तो होते हैं, लेकिन किसी कला में सफलता के लिए उन सिद्धांतों को 100% फॉलो करना आवश्यक नहीं है। उनसे इधर उधर जाकर के भी सक्सेस पाई जा सकती है। समझ में आ गई मेरी बात? कलात्मकता के लिए कलात्मक गुण होने चाहिए, कलात्मक गुण होने चाहिए। कलात्मक गुण जो है, कलात्मक क्षमता होनी चाहिए। जैसे क्रिकेटर है, गाने गाने वाला है, इनके सिद्धांत होते हैं, रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, गाने का प्रयास करते हैं। मूर्तिकार जो होता है, मूर्ति बनाने का प्रैक्टिस करता है। तो जितना ज्यादा अभ्यास करेगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, उस व्यक्ति के अंदर उस कला में निखार आता जाएगा, क्षमता डेवलप होती जाएगी। होगी नहीं होगी? जैसे एक कलाकार में क्षमता डेवलप होती है प्रैक्टिस से। आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिकेटर, खिलाड़ी, इनको ये कोच बनाए जाते हैं, कोच होते हैं, कोच सिखाते हैं कि कोई गलती करता है उसको नोट करते हैं। आपने कभी, अभी इंडियन टीम का कोच कौन है? राहुल द्रविड़। कभी देखा होगा मैच देखते हैं, किसी ने गलत शॉट खेला, आउट हो गया, तो राहुल द्रविड़ सबसे पहले वो नोट करता है, कॉपी में नोट करता है, वो लिखता है कि इसने क्या गलती की है, इस बात पे मैं इसको ट्रेनिंग दूंगा बाद में। उसका उद्देश्य होता है कि बॉल ऐसी आई थी, इसने ये गलती की, इसको नोट करके तुरंत नोट करता है कि मैं इसको ट्रेनिंग के टाइम में ये कमी है इसकी बल्लेबाजी में, इसमें सुधार करवाऊंगा। तो अनुभवी व्यक्ति है राहुल द्रविड़। उसकी अनुभव के आधार पे अगर कलाकार अपनी प्रैक्टिस करेगा, खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहा, कलाकार ये खेलना भी कला है, तो कलाकार प्रैक्टिस करेगा तो उसकी कमियों में सुधार आता जाएगा। सही है कि नहीं? निरंतर सुधार आता है प्रैक्टिस के साथ। एक और बात करें हम, बेटा, जिस तरह से बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, बहुत सारे कलाकार ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, जिनके अंदर क्षमताएं जन्मजात होती हैं। कलात्मक गुण जन्मजात होते नहीं होते? होते नहीं होते? होते हैं। सचिन तेंदुलकर के पास जन्मजात आर्ट थी क्रिकेट खेलने की। छोटा सा बच्चा था, जब उसने बैट पकड़ा और वो कलात्मक उसके गुणों को देख करके, उसका बल्ला पकड़ने का तरीका, शॉट मारने का तरीका देखा, उसको किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी थी। उसका बड़ा भाई था अजीत तेंदुलकर, उसने उसको नोट किया। नोट करने के बाद उसने देखा इसका इंटरेस्ट इसमें है और ये अच्छा बल्ला पकड़ता है, उसने उसको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया, बड़े भाई ने। फिर थोड़े दिन बाद में रमाकांत आचरेकर के क्रिकेट एकेडमी में भेज दिया उसको, और आज देखिए वो विश्व का महानतम बल्लेबाज बना।
अब वही महानतम बल्लेबाज अपने लड़के अर्जुन तेंदुलकर को ट्रेनिंग दे रहा है, हर चीज को समझा रहा है, लेकिन अभी तक अर्जुन तेंदुलकर सफल हुआ क्या? नहीं हुआ ना, नहीं हो पा रहा सक्सेस। सही है ना? राहुल द्रविड़ जैसा व्यक्ति भी ट्रेनिंग दे रहा है, जो कि खुद टेक्निकली इतनी स्ट्रांग हुआ करता था। दिल्ली की टीम का मेंटोर होता है, क्या नाम है उसका, रिकी पॉन्टिंग, टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर था, वो भी ट्रेनिंग देता, लेकिन उसके जैसा प्लेयर एक भी नहीं मिल रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि किसी किसी में कलात्मक गुण जन्मजात होते हैं। क्या होते हैं? जन्मजात। मैं यूं कह रहा हूं कि आपको लता मंगेशकर की बहन को भी ट्रेनिंग मिली थी सिंगिंग की, आशा भोसले को, और लता मंगेशकर को भी मिली थी। एक ही परिवार में एक ही माँ बाप की संतानें हैं, लेकिन जो मुकाम लता जी ने हासिल किया वो आशा भोसले ने नहीं किया। क्यों? आवाज, दोनों की आवाज, आवाज गॉड गिफ्ट थी, उसकी आवाज थोड़ी सी अलग है, उसकी आवाज थोड़ी अलग है। दूसरा, उसकी आवाज में जो, लता जी की आवाज में जो कशिश है, जो उतार चढ़ाव, जो उसका चीजों को, जो गाने की लय है, उसके साथ में जो उतार चढ़ाव जो वो लाती हैं, वो उनकी में नहीं है, वो क्षमता उनके पास नहीं है। एक्चुअल में जो गला है, चाहे मैं कह रहा हूं कि श्रेया घोषाल कितनी प्रैक्टिस कर ले, लता मंगेशकर नहीं बन सकती, क्योंकि लता जी का आवाज, उनकी कशिश, उनका रियाज, उनकी प्रैक्टिस, उनके नेचुरल गुण अलग थे। वहीं एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करें, किशोर कुमार के गाने आज भी लोग सुनते हैं, मोहम्मद रफी के गाने, मुकेश के गाने आज भी सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? आज क्या अरिजीत सिंह सिंगर नहीं है? आज भी कितने सारे मीका वीका कितने सारे आ गए, है ना? लेकिन जो सुकून आज भी किशोर कुमार के, मोहम्मद रफी के और मुकेश के गानों में मिलता, सुकून मिलता। यशुदास की आवाज सुनिए आप, कितना सुरीली आवाज है। महेंद्र कपूर की आवाज सुनिए। तो ये जो हैं, ये नेचुरल जन्मजात थे, इनके अंदर जन्मजात क्षमताएं थी। मेरी बात समझ में आ रही है बात? यानी कलात्मक गुण व्यक्ति में क्या होते हैं? जन्मजात भी होते हैं। एक विशेषता ये भी है कला की, एक कला की विशेषता ये भी है दोस्तों कि कोई व्यक्ति, कलाकार जो होता है ना, अपनी कला को जब दिखाता है, कला को शो करता है, उसमें डूब जाता है। अपनी कला को वो भगवान की तरह पूजा करता है, ईश्वरीय एहसास करता है। करता नहीं करता? जब भी कोई कलाकार अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति, जिसमें उसको इंटरेस्ट है, उसमें डूब जाता है, वो उसी को भगवान मानता है, सरस्वती का रूप मानता है, उसी में सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति करता है। कभी टीवी पे, या कभी आप पता नहीं, अब तो आता है नहीं आता, आता नहीं है जनरली, पहले दूरदर्शन पे आता था, एक ऐड आता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा, उस नाम से। उस पे पुराना, जब रामायण आती थी, वो जमाने में जब पहली बार रामायण आई, उस टाइम हम छोटे से थे, तो हम भी देखते थे रामायण। तो रामायण से पहले 15 मिनट का वो ऐड आता था पूरा, और उसमें हिंदुस्तान के जितने भी नामी सितारे हैं, संगीतकार, वो सारे के सारे दिखाते थे। पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद शिव कुमार शर्मा, ऐसे ये संतूर वादक वगैरह, ये सारे के सारे लोग जो हैं, सारे इकट्ठे होते थे, उनको दिखाते थे। तो मैं सोचता था ये कहाँ से आ गए, मिले सुर मेरा तुम्हारा, 10 मिनट खाएंगे। हम चाहते थे रामायण जल्दी से शुरू हो जाए। लेकिन एक्चुअल बात यह है बेटा कि अब जब हम समझ में आया, जब हम बड़े हुए, चीजों को समझा, तब पता लगा पंडित भीमसेन जोशी भारत रत्न मिला। जाकिर हुसैन तबला वादक, वो जाकिर हुसैन तबला बजाता था तो ऐसे झूमता था, ऐसे झूमता था, बाल हिलते थे उसके और खो जाता था। बांसुरी बजाने वाला हरिप्रसाद चौरसिया आंखें बंद करके उसमें झूम जाता था। पंडित भीमसेन जोशी बुढ़ा आदमी, और वो गा रहा और एकदम खो गया। क्यों? अपने काम में कलाकार को ईश्वरीय अभिव्यक्ति होती है, ईश्वरीय एहसास होता है, आत्मसंतुष्टि का भाव इतना ज्यादा होता है, जितना अच्छा अपनी परफॉर्मेंस देंगे उतना ही वो उसमें डूबते चले जाते हैं, और ऐसा मानते हैं कि आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, का उसमें डूब जाते हैं, ईश्वरीय एहसास हो जाता है पूरी तरह से। तो कलाकार ईश्वरीय अभिव्यक्ति भी करता है, मतलब कलात्मक अभिव्यक्ति में सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति भी
होती हैं। ये सारी की सारी विशेषताएं कलात्मक विषय की हैं। किसकी है? कला। अब मैं आप लोगों को, मैंने साइंस की भी बताई और कला की भी बता दी। अब आप लोगों को ये समझना है कि लोक प्रशासन में क्या जो मैंने अभी गुण बताए हैं, जो चीजें बताई हैं, वो सब के सब कला इसमें है कि नहीं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में साइंस की विशेषताएं हैं कि नहीं? तो देखो, सबसे पहले आर्ट से स्टार्ट करें। सबसे पहली बात करें कि लोक प्रशासन में सर्वमान्य लचीले सिद्धांत होते हैं। मैं आप लोगों को लोक प्रशासन संगठन के सिद्धांत जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आदेश की एकता का सिद्धांत होता है, पक्षोपान का सिद्धांत होता है, नियंत्रण का क्षेत्र सिद्धांत होता है। ऐसे सिद्धांत लोक प्रशासन में भी पाए जाते हैं। तो लोक प्रशासन में जो है सर्वमान्य, सब मानते हैं इन सिद्धांतों को, और लेकिन ये सिद्धांत कभी कभी लागू होते हैं, कभी कभी लागू नहीं होते, मतलब लचीले सिद्धांत है। ये बात इसको लोक प्रशासन को कहां लेके जाती है? कला की ओर लेके जाती है। आर्ट जो होती है, किसी व्यक्ति के अंदर आर्ट का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो धीरे धीरे होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। एक साथ ही आदमी जो है सारी कला को नहीं सीख जाता, लगातार प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे करके विकास होता है। ऐसे ही लोक प्रशासन का विषय के रूप में भी धीरे धीरे विकास हुआ है। इसके लोक प्रशासन का उद्भव विकास पढ़ाऊंगा, तब 6 चरण बताऊंगा कि लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास कैसे हुआ, धीरे धीरे हुआ, स्टेप बाय स्टेप हुआ है। तो यहाँ जैसे कलात्मक विकास जो होता है, कला का विकास होता है, वो धीरे धीरे लगातार निरंतर होता है, शने शने होता है, वैसे ही लोक प्रशासन का विकास भी धीरे धीरे निरंतर रूप से हो रहा है। जैसे अनुभवी जितना ज्यादा कलाकार अनुभवी होता जाएगा, उसकी कला में निखार आता चला जाएगा। निरंतर अभ्यास करेगा उतना ही निखार आएगा। ऐसे एक प्रशासनिक अधिकारी जो होता है, प्रशासन में काम करने वाले लोग जो होते हैं, जब नए नए आते हैं तो उनको उतना अच्छे से नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे वो काम सीख जाते हैं, काम में क्या आ जाता है? परफेक्शन आ जाता है। नेक्स्ट बात करें, जैसे किसी कला को सिखाने में अनुभवी प्रशिक्षण दिया जाता है, अनुभवी प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी लोक प्रशासन, जब आप आरएस बन जाओगे, प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं, तो ओटीएस में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। और उस ट्रेनिंग में जो है बड़े बड़े आरएस आईएएस वगैरह जो है, सीनियर लोग, आईएएस वगैरह अनुभवी लोग, रिटायर्ड लोग, प्रोफेसर लोग पढ़ाने आते हैं आपको। हम जिनको जीके में नाम पढ़ते हैं, जब मैं 2017 में आरएस की ट्रेनिंग यहाँ फाउंडेशन में ले रहा था, तो जिनको मैं जीके की किताबों में नाम सुनता था, पढ़ते थे हम कि चौथे वित्त आयोग की, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष ज्योति किरण है, वो ज्योति किरण हमें पढ़ाने आई। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रकाश टाटिया, वो प्रकाश टाटिया में पढ़ाने आए। जयपुर, हमारे राजस्थान में फ्री दवा योजना, जांच योजना की शुरुआत करने का जो कॉन्सेप्ट है, आईएएस समित शर्मा ने दिया। समित शर्मा साहब हमको पढ़ाने आए, चॉकलेट भी बांटी थी हमको सबको। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अनुभवी लोग जो हैं वो प्रशिक्षण देने आते हैं प्रशिक्षकों। तो यहाँ पे अनुभवी प्रशिक्षण का भी महत्व होता है, लोक प्रशासन में भी महत्व है। जैसे कलाकार को सीनियर कलाकार प्रशिक्षक जो है शिक्षा देते हैं, वैसे यहाँ पे भी शिक्षा दी जाती है। और जैसे एक कलाकार में कलात्मक गुणों की जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है, किसी किसी व्यक्ति में कलात्मक गुण जन्मजात हो सकते हैं, वैसे ही लोक प्रशासन में भी, लोक प्रशासन या प्रशासकीय क्षमता या प्रशासन के गुण भी व्यक्ति के अंदर जन्मजात भी हो सकते हैं। हो सकते नहीं हो सकते? हो सकते हैं क्या? कभी छोटे बच्चों को खेलते देखा है? 2-4 बच्चे घर के खेल रहे हैं आपस में, आस पड़ोस के आगे छोटे छोटे बच्चे आपस में खेल रहे हैं। उनमें से तुमने देखा होगा खेलते खेलते एक बच्चा डोमिनेंट होता है सब पर। एक बच्चा डोमिनेंट होता है और कहेगा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मैं ऐसे करूंगा तुम ऐसे करना, और बाकी सब लोग उसकी बात को मानते हैं। बोल मानते नहीं मानते? पता है वो क्या कर रहा है? उस बच्चे के अंदर प्रशासकीय क्षमता का गुण है जन्मजात।
वो लीडरशिप की क्वालिटी दिखा रहा है, नेतृत्व क्षमता, नेतागिरी दिखा रहा है वहां पर। नेतागिरी मतलब लीडरशिप की क्वालिटी है उस बच्चे के अंदर, जन्मजात है, किसी ने ट्रेनिंग थोड़ी दी उसको, लेकिन वो सबको प्रभावित कर रहा, दूसरे लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार काम करवा रहा है। इसका मतलब है उसके पास क्या है, लीडरशिप की क्षमता है, लीडरशिप की क्वालिटी है। आपने ट्रेनिंग दी थी क्या? किसी ने सिखाया था कि बेटा तू ऑर्डर मानना है ऐसे, वो सब तेरी बात को मानेंगे? किसी ने नहीं बताया, वो बच्चा अपने आप बोल रहा है। इसका मतलब उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। चाणक्य का नाम सुना है? चाणक्य ने एक बच्चे खेल रहे थे, उनमें से उस चंद्रगुप्त मौर्य को सेलेक्ट किया था, मगध का सम्राट घोषित किया था, उसको किया था बदला लेने के लिए घनानंद के खिलाफ। तो उसने जो सेलेक्ट किया था, इतने दिनों तक उसने किसी को सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन रास्ता चलते हुए उसने कुछ बच्चे खेल रहे हैं और वो भी दास समुदाय के, शूद्र समुदाय के, उन लोगों को लेकर के वहां से, और उनमें बच्चे खेल रहे, उनमें से एक लड़का है, वो खेल करके वो राजा बन करके सबको आदेश निर्देश दे रहा। उसकी ध्यान से उसकी चीजों को देखता रहा, उसकी क्वालिटी को परखा। उसने देखा कि इस लड़के के अंदर जन्मजात राजा बनने की क्वालिटी मौजूद है, प्रशासकीय क्षमता मौजूद है इसके अंदर, शासन चलाने की क्षमता मौजूद है इसके अंदर, इसलिए उसने उस बच्चे को पकड़ा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रशासनिक क्षमता भी, प्रशासकीय गुण भी व्यक्ति में जन्मजात हो सकते हैं। जैसे किसी में कलात्मक गुण होते हैं, ऐसे ही प्रशासकीय गुण भी जन्मजात हो सकते हैं। जैसे कलाकार अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति में खो जाता है, डूब जाता है, ऐसे ही प्रशासनिक अधिकारी जब ईमानदारी से काम करता है, लोगों की सेवा करता है, किसी दुखी आदमी के आंसू पहुंचता है, भूखे को रोटी देता, प्यासे को पानी पिलाता है और बीमार को हॉस्पिटल तक पहुंचाता है, तो उसके बाद में उसके मन में जो एक एहसास होता है ना, संतुष्टि का भाव जो उत्पन्न होता है, वो किसी ईश्वरीय एहसास से कम नहीं होता। यहाँ पर भी उसे भी सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति होती है। ये सारी विशेषताएं इसको कहाँ लेके जाती हैं? कला की ओर लेके जाती है। पहले थोड़ा सा लिखेंगे, फिर इसके बाद में इसके बारे में बताऊंगा, फिर लिखेंगे, क्योंकि लेक्चर लंबा ज्यादा हो गया। हेडिंग डालो, लोक प्रशासन कला के रूप में। लोक प्रशासन कला के रूप में हेडिंग डालें, लोक प्रशासन कला के रूप में। लोक प्रशासन कला के रूप में। पहला पॉइंट लिखें, किसी कलात्मक विषय की भांति ही किसी कलात्मक विषय की भांति ही लोक प्रशासन विषय में भी, लोक प्रशासन विषय में भी, लोक प्रशासन विषय में भी, किसी कला की भांति ही लोक प्रशासन विषय में भी सर्वमान्य 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 लचीले सिद्धांत पाए जाते हैं। 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 ठीक है। सेकंड पॉइंट, किसी कला की भांति ही, किसी कला की भांति ही लोक प्रशासन का विषय के रूप में विकास, लोक प्रशासन का विषय के रूप में विकास, लोक प्रशासन का विषय के रूप में विकास
धीरे 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 क्रमिक रूप से हुआ है, क्रमिक, क्रमबद्ध तरीके से, क्रमिक रूप से हुआ है, धीरे धीरे क्रमिक रूप से हुआ है। तीसरा पॉइंट लिखें, किसी कला की भांति ही, किसी कला की भांति ही लोक प्रशासन के क्षेत्र में भी किसी कला की भांति ही लोक प्रशासन के क्षेत्र में भी, लोक प्रशासन के क्षेत्र में भी निरंतर अभ्यास का महत्व है, निरंतर अभ्यास का महत्व है। नेक्स्ट लिखो, कला की भांति ही, कला की भांति ही लोक प्रशासन के क्षेत्र में भी, कला की भांति ही लोक प्रशासन के क्षेत्र में भी, लोक प्रशासन के क्षेत्र में भी, लोक प्रशासन के क्षेत्र में भी अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा, अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा, अनुभवी प्रशिक्षक, अनुभवी प्रशिक्षकों के द्वारा दिए जाने वाले, दिए जाने वाले प्रशिक्षण, अनुभवी प्रशिक्षकों के द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण का महत्व होता है, प्रशिक्षण का महत्व होता है। अर्थात प्रशासकीय क्षमता में सुधार होता है, अर्थात प्रशासकीय क्षमता में सुधार होता है, प्रशासकीय क्षमता में सुधार होता है। नेक्स्ट लिखें, कला की भांति, कला की भांति ही प्रशासकीय क्षमता या प्रशासकीय गुण, प्रशासकीय क्षमता या प्रशासकीय गुण, प्रशासकीय क्षमता या प्रशासकीय गुण जन्मजात हो सकते हैं, जन्मजात हो सकते हैं। नेक्स्ट लिखो, कलात्मक अभिव्यक्ति की भांति ही, कलात्मक अभिव्यक्ति, कलात्मक अभिव्यक्ति की भांति ही प्रशासकीय कार्यों को करने में, प्रशासकीय कार्यों को करने में, प्रशासकीय कार्यों को करने में सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति होती है। सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति होती है।
नेक्स्ट लिखो, लोक प्रशासन को कला मानने वाले प्रमुख विचारक। लोक प्रशासन को कला मानने वाले प्रमुख विचारक। ग्लेडन, ऑर्डपटीड, MP शर्मा, ग्लेडन, ऑर्डपटीड, MP शर्मा, लिंडाल रुबिक। नेक्स्ट लाइन में लिखो, ऑर्डपटीड के अनुसार, ऑर्डपटीड के अनुसार, ऑर्डपटीड के अनुसार प्रशासन, इनवर्टेड कॉमा में लिखना, प्रशासन एक ललित कला है। प्रशासन एक ललित कला। ललित कला को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फाइन आर्ट, जैसे मूर्ति कला, चित्रकला वगैरह होती है ना, संगीत कला, उसी की तरह इसको फाइन आर्ट, ललित कला है। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है, एग्जामों में पूछा जाता है कि निम्न में से किस विचारक ने लोक प्रशासन को ललित कला माना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आ गया, इसलिए मैंने लिखा है। दूसरा लिखो नेक्स्ट लाइन में, MP शर्मा के अनुसार, MP शर्मा के अनुसार डैश करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, अन्य कला की भांति ही, अन्य कला की भांति ही, अन्य कला की भांति ही प्रशासन की कला को भी खरीदा नहीं जा सकता। प्रशासन की कला को खरीदा नहीं जा सकता। ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट लिखाया है, इसको मैं एक बार चेक और करूंगा घर पे जाके। ये मुझे ध्यान है MP शर्मा ने कहा है, बहुत टाइम हो गया आपके सेकंड गेट पढ़ाए हुए, तो इसलिए एक बार चेक कर लूंगा। ये ग्लेडन ने तो नहीं कहा है, एक बार मैं चेक कर लूंगा, कल करेक्शन होगा तो मैं कल बता दूंगा, ठीक है। अभी तो MP शर्मा ही लिख लो। यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने तथ्य कौन सी बात कर दी, लोक प्रशासन क्या है, कला है। कला की बातें समझ में आ गई। अब हेडिंग डालो, लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में। लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में। लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में। पहला पॉइंट लिखो, विज्ञान की भांति ही, विज्ञान की भांति ही लोक प्रशासन का भी, विज्ञान की भांति ही लोक प्रशासन का भी एक सुनिश्चित विषय क्षेत्र, सुनिश्चित विषय क्षेत्र
एवं विषय वस्तु स्थापित हो चुकी है। सुस्थापित विषय क्षेत्र एवं विषय वस्तु स्थापित हो चुकी है। सेकंड पॉइंट, विज्ञान की भांति ही लोक प्रशासन के सिद्धांतों एवं विषय वस्तु में तार्किकता या कार्य कारण संबंध कार्य कारण संबंध पाया जाता है। तार्किकता या कार्य कारण संबंध पाया जाता है। इट इज क्लियर। नेक्स्ट लिखो, तीसरा पॉइंट, विज्ञान की भांति ही लोक प्रशासन के क्षेत्र में भी शोध आविष्कार या अनुसंधान किए जाते हैं तथा अनुसंधान हेतु वैज्ञानिक तकनीकों एवं विधियों जैसे सारणीयन, वर्गीकरण, सर्वेक्षण, सैंपलिंग, सारणीयन, वर्गीकरण, सर्वेक्षण, सैंपलिंग आदि अपनाई जाती हैं। नेक्स्ट को विज्ञान की भांति ही, नेक्स्ट पॉइंट, विज्ञान की भांति ही लोक प्रशासन की कार्य पद्धतियों में तकनीकों, मशीनों एवं वैज्ञानिक पद्धतियों जैसे
पर्ट, PERT, PERT, पर्ट CPM, कॉमा लगा के लिखना, पर्ट CPM, वर्क स्टडी, कार्य अध्ययन, पर्ट CPM, वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, समय अध्ययन, आदि का प्रयोग किया जाता है। आदि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, विज्ञान की भांति ही, विज्ञान की भांति ही लोक प्रशासन के क्षेत्र में काफी हद तक सर्वमान्य या सार्वभौमिक, सार्वभौमिक एवं अनिवार्य रूप से लागू होने वाले, अनिवार्य रूप से लागू होने वाले सिद्धांतों की खोज की जा चुकी है, सिद्धांतों की खोज की जा चुकी है और काफी हद तक इन सिद्धांतों के आधार पर, इन सिद्धांतों के आधार पर भविष्य की गतिविधियों का पूर्व अनुमान किया जा सकता है, पूर्व अनुमान या भविष्यवाणी की जा सकती है, पूर्व अनुमान या भविष्यवाणी की जा सकती है, पूर्व अनुमान या भविष्यवाणी की जा सकती है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, मानवीय मूल्यों को काफी हद तक प्रशासन से कम किया जा चुका है, प्रशासन से काफी हद तक कम किया जा चुका है। अर्थात मानवीय व्यवहार का काफी हद तक पूर्व अनुमान, मानवीय व्यवहार का काफी हद तक पूर्व अनुमान किया जा सकता है, मानवीय व्यवहार का काफी हद तक पूर्व अनुमान किया जा सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखें, लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाले प्रमुख विचारक, लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाले प्रमुख विचारक डैश करके लिखो, वुड्रो विल्सन, F.W. टेलर, बेयर्ड, बिलोबी, वुड्रो विल्सन, F.W. टेलर, बेयर्ड, बिलोबी आदि। वुड्रो विल्सन, F.W. टेलर, बेयर्ड, बिलोबी आदि प्रमुख हैं। लिख लिया? नीचे लिखो निष्कर्ष, नीचे लिखो निष्कर्ष। लोक प्रशासन भौतिक शास्त्र और खगोल शास्त्र की भांति प्राकृतिक या कठोर विज्ञान नहीं है, क्योंकि डैश करके पहला पॉइंट लिखो, इसमें सार्वभौमिक एवं अनिवार्य रूप से लागू होने वाले सिद्धांतों का अभाव पाया जाता है। सिद्धांतों का अभाव पाया जाता है। सेकंड पॉइंट लिखो, लोक प्रशासन के क्षेत्र में पूर्णतया भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लोक प्रशासन के क्षेत्र में पूर्णतया भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। पूर्णतया भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लोक प्रशासन के क्षेत्र में पूर्णतया भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट लिखें, तीसरा पॉइंट, लोक प्रशासन के क्षेत्र में मानवीय मूल्य या पसंदगी, लोक प्रशासन के क्षेत्र में मानवीय मूल्य या पसंदगी पाई जाती है। पसंदगी पाई जाती है मतलब मानवीय मूल्यों का अभाव नहीं है। मानवीय मूल्यों का अभाव नहीं है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, क्या मतलब पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, पॉइंट नहीं लिखना। 3 पॉइंट हो गए,
अब इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके नई लाइन में लिखो। अपन निष्कर्ष लिख रहे हैं। अतः, पैराग्राफ चेंज करके लिखो अतः लोक प्रशासन कठोर या प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। कठोर या प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, परंतु इसके सिद्धांतों एवं विषय वस्तु में तार्किकता, पाई जाती है तथा सुनिश्चित विषय क्षेत्र है। वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाई जाती हैं। आदि विशेषताओं के आधार पर इसे लचीले अर्थों में जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र की भांति विज्ञान माना जा सकता है। पैराग्राफ चेंज करो। चार्ल्स वर्थ के अनुसार लोक प्रशासन कला और विज्ञान दोनों हैं। कला और विज्ञान दोनों हैं। अर्थात यह वर्तमान में एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान है जो कला से अधिक विज्ञान है, जो कि कला से अधिक तार्किक विज्ञान है। इतना लिख लो, अधिक तार्किक विज्ञान है। यहाँ पे आपका लोक प्रशासन की प्रकृति टॉपिक कंप्लीट होता है। और इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं, कला को मानने वाले विचारक कौन कौन हैं, विज्ञान को मानने वाले विचारक कौन हैं, और कौन सा विचारक इसको कला और विज्ञान दोनों मानता है,
और लोक प्रशासन कला है या विज्ञान है, इसके बारे में निष्कर्ष जो मैंने लिखा है ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, कल मिलते हैं।